करने नहीं देंगे। हमारे राज्य भले ही अलग अलग हो, हमारे टैक्स कलेक्शन की पद्धति अलग अलग हो, हमारे आपस में राज्य व्यवस्था को लेकर मतभेद हो, लेकिन हमारा राष्ट्र एक है। हिमालय से लेकर हिंद महासागर तक इस राष्ट्र की रक्षा करना हमारा सामूहिक दायित्व है। इसलिए हमको एकत्रित आना है, जम्बूद्वीप डिक्लेरेशन कहते हैं। आश्चर्य की बात यह है कि ये वेलु नाचियार भी विधवा है। अपने पास आप देख लीजिए, अहिल्याबाई जब रानी बनी, लोक माता बनी, 80 घाट का उद्धार किया, किसी ने प्रश्न नहीं किया एक धनगर समाज से ओबीसी महिला विधवा ये रानी कैसे बन गई, किसी ने नहीं पूछा। हमने स्वीकार किया, कर्तृत्व के आधार पर महिला का नेतृत्व स्वीकार किया। यूरोप में कभी भी नहीं हुआ। और हमको सिखाते हैं कि क्या थी यहां पे डाउरी प्रथा थी, होगी, मैं उसके बारे में विवाद नहीं जा रहा हूं अभी। उसके पीछे का अर्थ क्या था, लॉजिक क्या था, मुझसे बहुत ज्यादा ज्येष्ठ लोग बैठे हुए। लेकिन यदि ये भारत की परंपरा थी तो ऐसा क्यों हुआ कि इस विश्व की सबसे महंगी डाउरी दहेज पोर्तुगीज राजकन्या की शादी में ब्रिटिशों को मुंबई का पूरा पोर्ट देकर किया गया। मुंबई का पूरा शहर दहेज में दे दिया, जो आपका है ही नहीं। उसको पोर्तुगीजों ने ब्रिटिशों को दहेज में दे दिया। लेकिन डॉक्यूमेंटेड क्या है, भारत में महिलाओं की स्थिति खराब है और भारत में दहेज जैसी प्रथा है। क्यों दीदी, सही कह रहा हूं ना? आपके इतिहास की पुस्तक में यही है। ये इस कालखंड में समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि 1757 से पहले का, प्लासी की लड़ाई से पहले का ये कालखंड हम पूरी तरह से भुला चुके हैं, जो सही में संघर्ष का था। तीसरा महत्वपूर्ण विषय, 1920 में गांधी जी के आगमन के साथ ही जैसे मानो भारत में सत्याग्रह की प्रथा शुरू हुई, ऐसा हमारी समझ है। ब्रिटिशों के अनुसार, ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के अनुसार, भारत में जो पहला यशस्वी सत्याग्रह हुआ है वो 2 स्थानों पर हुआ है। उसमें से एक केरल में हुआ है, मल्लापुरम में, वो भी नमक को लेकर हुआ है। लेकिन दूसरा उससे भी बड़ा सत्याग्रह जो हुआ है वो बनारस में हुआ है, और वो हाउस टैक्स को लेकर हुआ है 1810 और 1811 में। 6 महीने तक भारत का बनारस में रहने वाला हर व्यक्ति ब्रिटिशों को ये कहता है, घर हमारा, जमीन हमारी, ये गंगा हमारी, हमारे ऊपर टैक्स लगाने वाले आप होते कौन हो? आपका ना काम करेंगे ना किसी काम में आपको सहयोग देंगे। लगातार 6 महीने तक भूखे रहते हुए भी किसी भी काम में अंग्रेजों को सहयोग नहीं देते हैं, और 6 महीने के अंदर ब्रिटिशों को हाउस टैक्स का कानून वापस लेना पड़ता है। 1810 और 1811 के 2 डॉक्यूमेंटेड सत्याग्रह। लेकिन उससे पहले और उसके बाद में यदि आप देखेंगे 1945-46 तक, तो भारत में 2 महत्वपूर्ण बातें दिखती हैं। पहली बात कि भारत का हर समुदाय, हर जाति, हर प्रांत, हर राज्य जैसे जैसे ब्रिटिशों के आक्रमण का स्वरूप बदलता है, वैसे वैसे निरंतर संघर्ष के लिए खड़ा हो जाता है। और वो केवल अपने लिए, अपनी जाति के लिए, अपनी बिरादरी के लिए नहीं, भारत माता के लिए खड़ा हो जाता है।
इसकी विशेषता ऐसी है कि ब्रिटिशों के गुलाम बनाने के उपकरण जैसे जैसे बदलते हैं, हमारे स्वतंत्रता के आंदोलन के हथियार वैसे वैसे बदलते हैं। ब्रिटिश शुरू में आए तो पोर्तुगीजों की देखी करके आए। उस देखा देखी में उन्होंने यह प्रयास किया कि हथियारों के दम पर और इनके मतांतरण के आधार पर इनको गुलाम बनाएंगे। जहां जहां पे वो गए शुरू में, वहां वहां पे उनको जो संघर्ष झेलना पड़ा वो हथियारों से झेलना पड़ा। और उस संघर्ष का यदि हम मोटा मोटा स्वरूप देखेंगे तो हमको ध्यान में आता है कि 1757 तक का भारत का जो संघर्ष है उसकी मूल आत्मा जो है वो स्वधर्म रही। लेना देना नहीं था कि व्यापार करने आए हैं, आर्थिक रूप से लूट लेकर जाएंगे ना। धर्म की रक्षा, हम हमारे मंदिरों को बचाएंगे, हमारी उपासना पद्धति की रक्षा करेंगे, हमारे तीज त्योहारों को बचाएंगे। सारे संघर्ष जो हुआ है, चाहे वो जनजाति क्षेत्र में हो, चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र में हो, चाहे वो नागरिक क्षेत्र में हो, सब जगह पर संघर्ष हुए तो वो इसीलिए हुए कि ये हमारी स्वधर्म की लड़ाई। और इसलिए हमको ये दिखता है कि हर कोई, मैंने जम्बूद्वीप डिक्लेरेशन का उदाहरण दिया, आप बाद में तिलका मांझी तक के सारे उदाहरण निकाल लीजिए। पहली फांसी हुई थी उसको, जनजातीय नेता था। सब लोग ये कहते हैं कि ये लड़ाई जो है वो हमारी अस्मिता की है, हमारी पहचान की। किसकी पहचान है? ये क्या केवल एक जाति की, एक बिरादरी की पहचान थी क्या? उस स्वधर्म की रक्षा के लिए सारी लड़ाई चलती। जब ब्रिटिशों को यह ध्यान में आया कि यह तो बड़ा सेंसिटिव मामला है, इनके जैसे ही त्योहार, उपासना पद्धति इनको छेड़ते हैं तो बड़ी रिएक्शन आती है, तो उन्होंने नया हथियार निकाला। उनको यह ध्यान में आया कि इनके जो मंदिर जो है ये बड़ी ताकत है, इस मंदिरों में बड़ी शक्ति है। शक्ति इसलिए नहीं कि उनका मूर्ति पर विश्वास है, मूर्ति पर तो उनका विश्वास ही नहीं है। शक्ति इसलिए है क्योंकि ये जो मंदिर है ये केवल उपासना पद्धति के केंद्र नहीं है, ये केवल पूजा पाठ के स्थान नहीं है। ये मंदिर जो है इसके समाज को जोड़ के रखते हैं। ये मंदिर जो है इनके अर्थव्यवस्था के केंद्र है। इनकी हुंडी जो है ये केवल भगवान को नहीं चढ़ती, उससे स्कूल भी चढ़ते हैं और उसमें हॉस्पिटल्स भी चलते हैं। ये एक बड़ी उनके लिए विचित्र व्यवस्था थी कि कोई भी अपने मन से दान चुपचाप देकर जाता है भगवान के नाम पर, लेकिन वहां से बैंकिंग भी चलता है, वहां से स्वास्थ्य सेवाएं भी चलती है, वहां से गुरुकुल भी चलते हैं, वहां पे कृषि की भी व्यवस्था होती है, पानी के लिए डैम बनाने के लिए आवश्यकता पड़ी तो वो भी सहायता मिलती है। ऐसे कैसे मंदिर है? लेकिन मंदिरों की, हम यदि प्राचीन मंदिरों का अध्ययन करें तो हमको ये ध्यान में आता है कि भारत के मंदिरों में जो हुंडी दी जाती थी, हुंडी जैसे आज हम चेक कहते हैं, ड्राफ्ट कहते हैं, वैसी हुंडी साउथ ईस्ट एशिया में बाली तक चलती थी। भारत के मंदिरों से गया हुआ ड्राफ्ट वहां पे भी एनकैश होता था। ब्रिटिशों को यह ध्यान में आया कि इनके जो ये आर्थिक केंद्र है इनको यदि खत्म करना है। देखिए इस्लाम का आक्रमण हुआ था, इस्लाम में बहुत आतताई तुर्की लोग आए, अरब लोग आए, अफगान आए, इन्होंने अत्याचार किए, महिलाओं पर अत्याचार किए, मतांतरण जोर जबरदस्ती से हुआ, तलवार की नोक पर हुआ, लेकिन वो हमारी गांव की व्यवस्था को, हमारी अर्थव्यवस्था को, हमारे समाज के ढांचे को हिला नहीं पाए, तोड़ नहीं पाए। ब्रिटिशों ने पहली बार ये किया कि भारत के समाज में अर्थव्यवस्था का जो ढांचा बना हुआ था, भारत ये कभी भी गांव का देश नहीं था। भारत जंगलों में भी रहता था, गांव में भी रहता था, शहर में भी रहता था। हम सब लोगों को पता है, यहां बैठे हुए सबसे छोटी कन्या को भी पूछ लूंगा तो वो बता देगी कि भारत की स्वतंत्रता हुई तो 565 संस्थान बचे हुए थे, ठीक है ना?
और सरदार वल्लभ भाई पटेल ने सबकी सहमति बनाकर 3 छोड़कर 562 को तो इकट्ठा कर लिया। बाद में कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद भी हो गए तो 565 हो गए। उसमें से एक ये भी था। लेकिन हमारे मन में कभी यह प्रश्न आता है क्या कि यदि ये 565 स्वतंत्रता के बाद इकट्ठा हो गए तो ब्रिटिश आए तब भारत में कितने संस्थान थे? ब्रिटिश जाते वक्त तो 565 छोड़ गए, ब्रिटिश आए तब कितने थे? अकेले विजयनगर के 65 थे। 1858 में जब ब्रिटिश रानी का कानून यहां पे शुरू हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जाकर ब्रिटिश रानी का शासन आया, तो उस समय भारत में उससे पहले 1490 संस्थान थे, 1490। पांच सौ 565 बच गए, लगभग 1000 कहां चले गए? तो ब्रिटिशों ने अलग अलग हथखंडों से इन संस्थानों को, जिस शब्द का उन्होंने प्रयोग किया, जैसे झांसी का किया था, खालसा कर दिया, उनके अधिकार छीन लिए, उस संस्थान का अस्तित्व मिटा दिया। कुछ बहुत छोटे थे, कुछ बड़े थे, लेकिन ऐसे संस्थान जिन संस्थानों ने ब्रिटिशों की गुलामी नहीं स्वीकार की, ब्रिटिशों के सेना को अपने रक्षा के लिए रखना नहीं स्वीकार किया, ब्रिटिशों को टैक्स देने से मना कर दिया, संघर्ष करते रहे, ऐसे सारे संस्थानों को खत्म कर दिया। अब इसके कारण क्या हुआ देखिए। मैं हमेशा उदाहरण देता हूं गोंडा का। आप लोगों के बहुत ज्यादा दूर नहीं है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमा पर गोंडा जिला पड़ता है। उस गोंडा का संस्थान था, सबसे छोटा संस्थान। वहां के राजा ने ब्रिटिशों की गुलामी स्वीकारने से मना कर दिया और 1856 में वो मारा गया। 1858 में जब ब्रिटिश सेना गोंडा पहुंचती है तो उसका 8 साल का बेटा, उसका राज्याभिषेक कराया गया था। लेकिन आगे जाकर अपने बेटे, अपने बाप के जो हत्या ब्रिटिशों ने की थी उसका यह बदला लेगा, इसलिए 8 साल के बच्चे को भी ये मार देते हैं, उसकी सारी संपत्ति हाथ में ले लेते हैं, उस राज्य को पूरी तरह से समाप्त कर देते हैं। कितना है तो मान लो कि बड़वानी और खरगोन 2 जिले मिलाकर राज्य है, उतना ही राज्य है। गोंडा संस्थान का इतना ही राज्य है, लेकिन ब्रिटिश 8 साल के बच्चे को भी मार देते हैं। लेकिन उसके कारण क्या हुआ वो समझिए। एक राज्य गोंडा का समाप्त होने के कारण गोंडा की लगभग 1000-1200 की जो सेना थी, वो सेना बेरोजगार हो गई। गोंडा के राजा का जो राज्य था, उसका जो कैपिटल था गोंडा, उसका अपना एक व्यापारी केंद्र था, वहां का व्यापार समाप्त हो गया। पर जिन गांवों से होता था, उन गांवों से आने वाले वस्तुओं की मांग समाप्त हो गई। अब हुआ क्या कि एक ही परिवार जिसमें एक भाई गांव में खेती करता था, एक भाई व्यापार करता था, एक राजा की सेना में था, अब ये दोनों भाई बेरोजगार हो गए, व्यापार खत्म हो गया, सेना भी बर्खास्त हो गई, ये दोनों वापस चले गए। 1860-1870 आते आते भारत अचानक गांवों का देश बन गया, क्योंकि शहर ब्रिटिशों ने खत्म कर दिए। बड़े हमारे, मैं मेट्रोपॉलिटन सिटीज नहीं कह रहा हूं, मुंबई दिल्ली ऐसे शहर नहीं, लेकिन भारत ये 1500 नगरों का देश था जो व्यापार के केंद्र थे। उनको सप्लाई जो आता था वो गांव से आता था, और गांव का संबंध जो था वो जंगलों से था। तो
वन में रहने वाला, गांव में रहने वाला और शहर में रहने वाला, नगरों में रहने वाला, इनका जीवन जो था वो परस्पर पूरक था, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट्री था, अलग अलग था, लेकिन परस्पर पूरक था, परस्परावलंबी था। उसको ब्रिटिशों ने समाप्त कर दिया। अचानक हमारी जमीन पर जो हमारी निर्भरता है वो बढ़ने लगी, सारे हमारे स्किल्स जो है वो बर्बाद होने लगे, क्योंकि ब्रिटिशों ने उसके साथ साथ इंडस्ट्रियलाइजेशन की पॉलिसी भी लाई। तो हमारे उद्योग भी समाप्त हुए, हमारी सेनाएं भी समाप्त हुई, और क्या बचा? तो भारत में सिर्फ खेती किसानी बची। और तब से हम कहने लगे भारत तो गांव में बसता है, जैसे मानो भारत में शहर थे ही नहीं। आज भी भारत में सबसे स्किलफुल ट्रेडिंग कहीं पे होती है, सबसे यदि यशस्वी वस्तुओं का व्यापार का विपणन कहीं पे होता है तो वो छोटे शहरों में और गांवों में होता है। बड़े शहरों में तो स्केल है इसलिए वो दिखता है, लेकिन यहाँ पे धन संपत्ति का निर्माण होता है, क्योंकि एक ही वस्तु बहुत हाथों से होते हुए व्यापार में अंतिम व्यक्ति तक पहुंचती है। तो हमारी और एक भ्रांति है अभी भी कि भारत केवल गांवों का देश था। उसको भी हमें इतिहास को यदि स्व के आधार पर समझना है तो ठीक करना होगा। लेकिन इसका परिणाम क्या हुआ? परिणाम यह हुआ, एक महत्वपूर्ण पुस्तक लिखी दादा भाई नौरोजी ने, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। भारत की गुलामी का, भारत की गरीबी का विश्लेषण करते हुए दादा भाई पुस्तक लिखते हैं। बहुत लंबे समय उन्होंने पुस्तक लिखी है, 1890 से लेकर लगभग 1906 तक, और उसके आधार पर उस पुस्तक में वो ये लिखते हैं कि भारत में स्वदेशी का आंदोलन क्यों शुरू। तो आघात उपासना पद्धति पर हुआ तो आंदोलन स्वधर्म का हुआ, आघात अर्थव्यवस्था पर हुआ, आंदोलन स्वदेशी का शुरू। अब ये करते करते और एक हथियार उन्होंने निकाला, हथियार था शिक्षा का। 1799 का ब्रिटिशों का रिपोर्ट कहता है भारत में 98% एनरोलमेंट रेशियो था। इसका मतलब 100 बच्चों के पीछे 98 बच्चे ये स्कूल में पढ़ने के लिए जाते थे। हर 1 लाख जनसंख्या के पीछे एक गुरुकुल हुआ करता था। वो गुरुकुल राजा पर निर्भर नहीं था, समाज उसकी व्यवस्था करता था। आचार्य धर्मपाल ने एक बहुत सुंदर पुस्तक लिखी है, जरूर पढ़नी चाहिए सबको, द ब्यूटीफुल ट्री नाम से। उसमें ब्रिटिश डॉक्यूमेंट्स के आधार पर उन्होंने ये पूर्ण चित्रण किया है भारत की जो शिक्षा की जो नींव थी उसको ब्रिटिशों ने कैसे खराब कर। मैं हमेशा से उदाहरण देता हूं कि इमेजिन कीजिए कि अचानक पूरे विश्व में चीन का प्रभाव बढ़ गया, भारत में भी चीन का प्रभाव बढ़ गया। शी जिनपिंग ने कल होकर अचानक दुर्भाग्य से ऐसी स्थिति आई कि हमारे यहाँ पे अचानक आकर इस मंच से घोषणा कर दी कि कल से इस देश का सारा व्यवहार जो है वो चीनी भाषा में चलेगा और कानून जो है वो भी चीनी भाषा में बनेंगे। तो आपके साथ क्या होगा? क्या होगा? कल से हम सब लोग इलिटरेट, अशिक्षित और निरक्षर बन जाएंगे। 1838 में एग्जैक्टली यही हुआ था। भारत की सारी भाषाएं, संस्कृत से लेकर भारतीय सारी भाषाएं एक ऑर्डर के साथ, चार्ल्स ट्रेवलियन नाम का गवर्नर था, उसके आदेश से, जो लॉर्ड मैकोले का ब्रदर इन लॉ शालक था, उसने आदेश निकाला और भारत में अंग्रेजी शिक्षा कंपलसरी कर दी। कानून अंग्रेजी में, शिक्षा भी अंग्रेजी में। पूरा भारत जो है वो अनपढ़ और अनाड़ी बन गया। 1799 में 100 के पीछे 98 स्कूल में जाने वाला भारत 1838 में एक रात में अनपढ़ हो गया। और इसके बाद 1856 आते आते ऐसी नीति ब्रिटिशों ने बना दी कि अंग्रेजी में पढ़ते हो तो ही शिक्षित हो,
अंग्रेजी में बोल पाते हो तो ही सुसंस्कृत हो। दुर्भाग्य से 1856 के बाद, 1856 में पहली यूनिवर्सिटी बनी, दिल्ली यूनिवर्सिटी, फिर कलकत्ता, फिर मद्रास और फिर मुंबई यूनिवर्सिटी। इन सारी यूनिवर्सिटीज में जो शिक्षा की प्रणाली विकसित हुई, दुर्भाग्य से स्वतंत्रता के बाद भी बड़े पैमाने पर उसी शिक्षा नीति का अनुसरण चलता रहा। मैं नहीं कह रहा हूं, डॉक्टर राधाकृष्णन की रिपोर्ट है 1949 की, वो पढ़ लीजिए। 1964 में यूजीसी की और एक रिपोर्ट आई, उसको पढ़ लीजिए, या अभी एनईपी की जो रिपोर्ट आई उसको पढ़ लीजिए। हर बार हम वही कह रहे हैं कि हम हमारी जड़ों से कट रहे हैं, हमारी शिक्षा हमारी संस्कृति से हमको दूर लेकर जा रही है, अंग्रेजी का बोलबाला बढ़ रहा है, हमारी भाषाओं को नकारा जा रहा है। स्वतंत्रता से लेकर अभी तक हम वही कह रहे हैं, लेकिन यह हुआ कैसे इसको समझना जरूरी है। 1838 में चार्ल्स ट्रेवलियन ने जब यह कानून लागू किया तब वो कहता है कि बहुत आसान है, मैट्रिकुलेशन तक इसको अंग्रेजी पढ़ा दो, हम 35,000 लोग हैं, इन 35 करोड़ लोगों पर राज करेंगे। क्योंकि हमको इनकर राज करने के लिए बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं है, मैट्रिकुलेशन तक ये जो पढ़े लिखे बाबू बनेंगे ये हमारे बिहाफ पर इन पर राज करेंगे। इतना विश्वास चार्ल्स ट्रेवलियन को है कि अंग्रेजी शिक्षा के आधार पर इनकी पूरी संस्कृति की नींव हिल जाएगी। हमारी ताकत, हमारे स्व की ताकत इतनी है कि वो इसमें विफल होता है। 1852-53 में ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको बुलाया जाता है कि तुमने तो 1838 में ऐसे ऐसे कहा था। चार्ल्स ट्रेवलियन कहता है नहीं, हमको उच्च शिक्षा के लिए भी पैसा लगाना चाहिए, कॉलेजेस खोलने चाहिए, यूनिवर्सिटी खोलनी चाहिए। तो ब्रिटिश पार्लियामेंट में उसको बुलाया और पूछते हैं कि भाई ऐसा क्यों, अभी तक तो कह रहे थे कि स्कूली शिक्षा, मैट्रिकुलेशन की शिक्षा पर्याप्त है अंग्रेजी में। तो जो चार्ल्स ट्रेवलियन कहता है उसको समझना आवश्यक है। चार्ल्स ट्रेवलियन कहता है कि ये बड़ी विचित्र, ये जो समाज है ये बड़ा विचित्र है। ये हमारे स्कूलों में आते जरूर है, अंग्रेजी में पढ़ते जरूर है, हम जो गवाते हैं वो गाते हैं, हम जिसको पूछने के लिए कहते हैं वो उनको पूछते हैं, जो साहित्य हम पढ़ाते हैं वो भी पढ़ते हैं, लेकिन घर में वापस जाने के बाद बाहर बस्ता टांगते हैं, नहाते हैं, घर के अंदर जाने का इनके माँ बाप और इनके दादा दादी पता नहीं क्या करते हैं। हमने स्कूल में जो भी किया वो सारा बर्बाद हो जाता है। वो अपनी परिवार व्यवस्था की शक्ति को समझता है चार्ल्स ट्रेवलियन, और इसलिए वो कहता है कि इसको बदलना है तो इनके दिमाग में ये डालना होगा कि आपके पूर्वज, आपके माता पिता, आपके दादा दादी, आप अभी तक आपको जो पढ़ा रहे थे उससे बड़ी मूर्खता कोई नहीं है, उसके बड़ा अज्ञान कोई नहीं है, उसके ज़्यादा असंस्कृत कोई नहीं है। और ये करना है तो हमको नए आइकॉन्स खड़े करने पड़ेंगे, लिखे पढ़े अंग्रेजी में बोलने वाले ऐसे लोग जो इनको समझाए कि बेवकूफ़ों, संस्कृत क्या पढ़ रहे हो, अंग्रेजी में पढ़ो तब ज्ञान आएगा। ऐसे पढ़ने वाले लोगों को तैयार करने का जो कारखाना शुरू हुआ उसको ब्रिटिशों ने नाम दिया यूनिवर्सिटी। छोड़ेंगे नहीं।
प्रेजेंटेशन के आधार पर हमारा स्वतंत्र आंदोलन, क्योंकि हर कोई लाठी बंदूक लेकर हर कोई ले सकता, लेकिन हमने संघर्ष किया और उसके आधार पर से लेकर जब आजाद ब्रिटिशों को रखा था तो भी वो सशस्त्र कारकों के साथ अंतिम उद्देश्य हमारे स्वाधीनता संग्राम की इस का था। राज खुद का, धर्म खुद का होना चाहिए, जमीन और इसकी हमारी होनी चाहिए, हमारी है, इसलिए भाषा में और हमारी तरीके नहीं कर रहे हो, इसलिए राज भी हमारा हो। वो हमने प्राप्त पहले 3 की या नहीं, ये 75 वर्ष के बाद आ गया है। स्व राज्य में जो स्व उसको 75 वर्ष खोज रहे हैं। ये है कि ब्रिटिशों ने ये जो राज्य व्यवस्था का जो स्ट्रक्चर बनाया, कुछ दिल्ली से चलेगा, कानून वहां से बनेंगे, यहां पे पता नहीं है गांव में बैठे वाले क्योंकि वो अंग्रेजी में चलती है ज्यादा और वो हिंदी में चली, जो आता है वो अंग्रेजी में आता है, इसलिए कोर्ट में बात करने वाले वकील को या उसके न्यायाधीश को कर रहे हैं। हम तो ऐसे ही किसी को जबरदस्ती हमने बना दिया अपना वकील, लेकिन वो हमारे लिए क्या आर्ग्यूमेंट कर रहा है हमको पता नहीं। ये अवस्था हमने ला दी क्योंकि हमने हमारे स्व की खोज स्वाधीनता प्राप्ति के बाद, हमको ये लगा कि ब्रिटिश छोड़कर चले गए, अब सब अपने आप ठीक हो जाएगा। 75 साल के बाद स्वाभाविक रूप से हमने बहुत कुछ प्राप्त किया। बहुत लोगों को आशंका थी कि भारत में लोकतंत्र रहेगा नहीं रहेगा। ब्रिटिशों को तो आत्मविश्वास था कि थोड़े दिन बाद ये फिर से हमको बुला लेंगे। माउंटबेटन ने खुद लिखा हुआ है, उनको ये अपेक्षा थी कि ये चल नहीं पाएगा देश। अरे इतनी भाषा बोल, इतने जाति बिरादरी के लोग ही इकट्ठे आधार पर असंभव, क्योंकि यूरोप में ये नहीं हो पाया। यूरोप में जर्मन वर्सेस फ्रेंच संघर्ष हुआ।
फ्रेंच वर्सेस ब्रिटेन संघर्ष हुआ था, ब्रिटेन भाषा के आधार पर हुआ था। अजीब उदाहरण था कि एक तेलुगु बोलने वाला और एक तमिल बोलने वाला एक ही प्रांत में इकट्ठा रहते हैं, एक गुजराती बोलने वाला इकट्ठा रहते हैं और आपस में लड़ते नहीं है, ऐसे कैसे? और इसलिए जाते जाते जब वो विभाजन का बीज लगा के गए, मेरे मन में जो प्रश्न जो मैंने कहा कि 1905 से 1911 के बीच में संघर्ष करके केवल बंगाल का विभाजन हुआ था, वो हमने 6 साल में वापस लेने पर मजबूर कर दिया ब्रिटिशों को। जाते जाते वो बंगाल का, पंजाब का, महाराष्ट्र का, बॉम्बे प्रोविंस का 3 प्रांतों का बड़ा विभाजन करके पाकिस्तान बना के चले गए और हमने लड़ना ही छोड़ दिया, हथियार फेंक दिए। उसी हिंदू मुस्लिम आधार पर बंगाल का विभाजन हुआ था ना, उसके लिए पूरा देश लड़ा। 1947 में क्या हो गया था? 1920 से 1947 के बीच में जो राजनीति हुई, ब्रिटिशों ने जिस तरीके से अलग अलग बीज यहां पे बोए, भारत में भाषा के आधार पर पूरे मानवीय जीवन के इतिहास में कभी भी संघर्ष जो नहीं हुआ था, वो 1940 के बाद शुरू हुआ। भाषा के आधार पर राज्य व्यवस्था हमने स्वीकार कर ली क्योंकि कांग्रेस ने अपनी यूनिट बना ली। और इस कारण से जब 1935 का कानून आया और डायरकी की कंसेप्ट उसमें आई, दोहरे शासन व्यवस्था की संकल्पना आई, तो राज्य कैसा हो उसका विचार करते करते भाषा ही उसका प्रमुख आधार बन गया। इसलिए डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर कहते हैं, देयर इज नो हार्म इन हैविंग वन स्टेट वन लैंग्वेज। एक राज्य और एक भाषा होने में कोई आपत्ति नहीं है। मुझे आपत्ति है एक भाषा का एक ही राज्य क्यों हो। एक भाषा के अनेक राज्य क्यों नहीं हो सकते? मराठी बोलने वाले 4 राज्य हो सकते हैं, गुजराती बोलने वाले 2 हो सकते हैं, तेलुगु बोलने वाले तो 2। सबसे पहला संघर्ष हुआ था तेलुगु भाषी लोगों का कि हमको अलग राज्य चाहिए, हम मद्रास प्रांत में नहीं रहेंगे। क्या हो गया? 70 साल होते होते आंध्र प्रदेश से तेलंगाना अलग हो गया, 2 तेलुगु बोलने वाले बन गए। भाषा के आधार पर हम कभी ना लड़ने वाले लोग स्वतंत्रता के बाद भाषा के आधार पर। इसका कारण हमने हमारे इतिहास से हमारे स्व राज मिलने के बाद हमारे स्व का अर्थ हमने खो दिया, स्व को ढूंढने की प्रेरणा हमने खो दी। आज भी हमको दुर्भाग्य से योग पढ़कर कोई बाहर से बताता है, अरे इंटरनेशनल योगा डे हो गया, अभी सबको करना चाहिए। अरे आयुर्वेद अभी वो भी पैकेजिंग करके बेच रहे हैं, हमको भी आयुर्वेद लेना चाहिए। अरे वो अमेरिका से पढ़कर आया है और ये बता रहा है तो सही होगा, पर सुनना चाहिए। मैं मूलतः जलगांव का रहने वाला हूं। आप लोगों को यहां से परिचय करते हुए बता दे कि भाई ये जलगांव से आए यहाँ पे भाषण देने के लिए, तो आप लोग भी सोचते यार क्यों सुनना इसको। अब बता रहे दिल्ली से और जेएनयू से पढ़ के आए हैं। सही हो गलत हो बोलने वाला व्यक्ति, लेकिन सुनना चाहिए। ये हमारी मानसिकता बन गई। अपना जो है वो सही नहीं हो सकता, अपने पास का है तो उसका ज्ञान सही नहीं हो सकता। भारत जो विकेंद्रित व्यवस्था में खुश रहने वाला था, अपने अपने आसपास के संसाधनों के आधार पर अपना विकास ढूंढने वाला था, अपने विकास की प्रक्रिया में मानव का केवल स्वार्थ नहीं, इस प्रकृति के साथ रहने का एक रास्ता जिसने खोजा था, ऐसा जो भारत स्व के आधार पर खड़ा था, उसको हमने विकास के मापदंड यूरोप के साथ और अमेरिका के साथ ऐसे जोड़ लिए कि मानो उन्होंने मान्यता दिए बिना विकास हो ही नहीं सकता। WTO ये कह रहा है, वर्ल्ड बैंक ये कह रहा है, IMF ये कह रहा है, इसने कहा ये GDP, इसने कहा। हमने हमारे विकास के मापदंड खो दिए।
भारत को यदि स्वतंत्रता की यात्रा सही में आगे बढ़ानी है, 75 वर्ष से हम 100 वर्ष की यात्रा अगले 25 वर्ष में पूरी करेंगे। हमें तकनीकी से कोई आपत्ति नहीं, हमें अंग्रेजी से भी कोई आपत्ति नहीं। मैं खुद अंग्रेजी पत्रिका का संपादक हूँ, मूलतः मराठी भाषी हूँ, गुजराती समझता हूँ, थोड़ी बहुत संस्कृत जानता हूँ। भाषा ये मेरे लिए संवाद का माध्यम है, लेकिन किसी भी विषय की मूल संकल्पना यदि समझनी है तो वो मातृभाषा में ही ठीक से समझ में आती है। ये पूरे विश्व के शिक्षाविद बताते हैं। इसलिए मूल संकल्पनाएं अपनी भाषा में ही सीखना यह आवश्यक है। दुर्भाग्य से स्पिरिट को हमने खो दिया। हमारा जो आत्म तत्व है, हमारा जो स्व है, उसके खोज में अगले 25 वर्ष समाज को निरंतर प्रयत्न करने पड़ेंगे। सौभाग्य से कोरोना के कालखंड ने, मैं जानबूझकर सौभाग्य से कह रहा हूं, क्योंकि इसने जैसे झटके दिए उस चक्कर में बहुत लोगों को जगा भी दिया। अचानक लोगों को लगने लगा अरे गांव अच्छा है, शहर में जाके क्या करेंगे। अचानक लोगों को ध्यान में आने लगा कि अरे छोटे शहरों में लेकर रहकर भी व्यापार ठीक से हो सकता है। अचानक लोगों को लगने लगा कि और विदेशों से भारत बहुत अच्छा है। हमको नए संशोधन चाहिए, हमको नई तकनीक चाहिए। किसी के साथ कॉम्प्रोमाइज किए बिना भी भारत स्व के आधार पर स्व शिक्षा, स्वधर्म, स्वदेशी अर्थनीति जिसमें स्वदेश की हो, इस जमीन के जुड़े हुए कानून अपने खुद के हो, अपनी व्यवस्था के आधार पर हो, इस सोच को आगे बढ़ाने वाली शिक्षा नीति, अर्थनीति, इवन जो रेवेन्यू के लॉज है उसके बारे में हमको अगले 25 वर्ष में सोचना पड़ेगा। ये आसान प्रक्रिया नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रिवर्स गियर नहीं होता है। अरे ब्रिटिश छोड़कर गए, चलो अभी अचानक रिवर्स गियर में जाते हैं, नहीं। लेकिन है उस व्यवस्था में स्व का शोध कैसे हो सकता है, जैसे हमारे संविधानकर्ताओं ने किया था। संविधान सभा के जितनी भी चर्चा हुई उसमें गांव कैसा हो, इसकी चर्चा हुई। इसमें हमारे संविधान के मूल तत्व क्या हो, इसकी चर्चा हुई। हिंदी को कैसे जल्दी से जल्दी लाया जाए, इसकी चर्चा हुई। संस्कृत को कैसे बढ़ावा जाए, इसकी चर्चा हुई। पंचायती राज कैसे लाया जाए, इसकी चर्चा हुई। गो हत्या पर कैसे प्रतिबंध हो, इसकी चर्चा हुई। वो संविधानकर्ता भी ब्रिटिशों की पढ़ाई लिखाई करके ही आए थे। उसमें से बहुत सारे तो लंदन जाकर बैरिस्टर होकर आए थे, लेकिन फिर भी उनको ये लगा कि नहीं, भारत को यदि स्व के आधार पर अपना तंत्र खड़ा करना है तो अंततः यही रास्ता है। सौभाग्य से भारत उस स्व की खोज में पिछले कुछ दशकों से निकल पड़ा है। भारत में स्व के आधार पर जो जागरण था, राम मंदिर कोई हमारे लिए आस्था का विषय केवल नहीं था, वो हमारे लिए स्वतंत्रता का भी विषय था। जिस तंत्र के कारण वो टूटा था, उस तंत्र की व्यवस्था को नकारना यह आवश्यक था। नहीं तो भारत की एक विशेषता है, भारत स्व के आधार पर खड़ा रहना मतलब क्या। तो यदि मुझे कोई पूछे तो मैं एक वाक्य में कहूंगा कि यदि ब्रिटेन ने पूरे विश्व को मताधिकार दिया है, एक व्यक्ति एक मत, पॉलिटिकल डेमोक्रेसी जिसको कहते हैं, राजनैतिक लोकतंत्र, ये ब्रिटेन की आधुनिक कालखंड में विश्व को देन है। तो अमेरिका की विशेषता है को व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता। एवरी पर्सन हैज अ राइट टू चूज हिज और हर ओन प्रोफेशन, जिसको कहते हैं अमेरिका इज अ लैंड ऑफ ड्रीम्स, सपनों का देश है, बड़े सपने दिखाता है।
ये अमेरिका की विशेषता रही। भारत का स्व की विशेषता क्या है? व्हाट इज आवर फाउंडेशन? हमारा बेस क्या है? भारत का यदि कोई बेस है तो वो है आध्यात्मिक लोकतंत्र, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी। पूरे विश्व में अकेला ऐसा देश है जिसने इस आध्यात्मिक लोकतंत्र के आधार पर इतने सैकड़ों वर्ष तक होने वाले आक्रमणों से अपने आप को बचाए रखा। इसका कारण केवल और केवल एक है कि हम कोई भी एक ईश्वर पर आधारित नहीं थे, हम एक राजा पर आधारित नहीं थे, हम एक व्यवस्था पर आधारित नहीं थे। बहुविध रास्ते होकर भी एक कैसे रहना, विविधता होकर भी एक दूसरे के साथ समन्वय करके कैसे रहना, ये कला यदि पूरे विश्व में कोई जानता है तो वो केवल और केवल भारत का समाज जानता है। केवल और केवल भारत ऐसा एक देश है जहां पे आप शैव भी हो सकते हो, आप वैष्णव भी हो सकते हो, आप गणेश जी की भी पूजा कर सकते हो, आप देवी की भी पूजा कर सकते हो। आप कह सकते हो मैं इनमें से किसी को नहीं मानता और फिर भी आप भारतीय रह सकते हो। आप कह सकते हो कि मैंने नया भगवान खोजा है और फिर भी आपको उतना ही सम्मान मिलेगा। आप अपने आप को भगवान डिक्लेयर कर दो फिर भी आपको मानेंगे और कहोगे कि मैं भगवान पर विश्वास ही नहीं रखता, और फिर भी ऋषि चारवाक आपको कहेंगे। ये केवल भारत में संभव है। हर एक क्षण में और हर एक कण में उस कण कण शंकर की संकल्पना लेकर चलने वाला यह समाज था, इसलिए इतने संघर्षों के बाद भी जीवित रहा। लेकिन उस पर समाधानी रहकर होगा नहीं। स्वाधीनता हमने लड़कर प्राप्त की, सारे रास्तों से लड़कर प्राप्त की, लेकिन स्वतंत्र अभी हम पूरी तरीके से नहीं हुए हैं। तंत्र हमारे नहीं है। तंत्र अभी भी ब्रिटिश जो छोड़कर गए वही है, कानून की व्यवस्था वही है, शिक्षा की व्यवस्था वही है, अर्थ के पैरामीटर्स वही है। और जब तक ये नहीं बदलते तब तक सही मायने में हम स्वतंत्र नहीं होंगे। हमारे दुर्भाग्य से आज परिवार भी परतंत्र से गवर्न होने लगे। हमारे आपस में संबंध कैसे हो ये भी कानून ब्रिटिशों का तय करता है। और इस कारण से हम देखते हैं कि परिवार जो हमारी समाज की नींव थी, जिसको चार्ल्स ट्रेवलियन भी समझता है, हम आज हमारी परिवार संस्था को बचाने में लगे हुए। सबसे ज्यादा आज भारत में जो केसेस बढ़ने की संख्या है वो फैमिली कोर्ट्स में है। भारत में पिछले 10 साल में 4.8% से डिवोर्स रेट बढ़ा है। और इसके कारण ये है कि हमने उपासना पद्धति के आधार पर, भाषा के आधार पर, महिला और पुरुष के आधार पर अलग अलग संपत्ति के कानून, अलग अलग उसके रास्ते, अलग अलग उपासना पद्धति है तो अलग अलग कानून, इस तरह से हमने समाज में बांटने की कानून की व्यवस्था वैसी ही बरकरार रखी कि स्कूल भी अलग हो गए उपासना पद्धति के आधार पर, उसके कानून भी अलग हो गए। वैसे ही परिवार में परिवार तक कानून पहुंच गए हैं। इस राज्य व्यवस्था का हस्तक्षेप बढ़ गया। समाज का अपना जो तंत्र था, 1902 में रविंद्रनाथ टैगोर जब पहली बार पानी से नल से पानी जब कलकत्ता में पहुंचता है तो स्वदेशी समाज नाम से एक भाषण लिखते हैं और वो कहते हैं भारत की परतंत्रता का सबसे बड़ा लक्षण क्या है? तो वो कहते हैं जल, जंगल, मंदिर, शिक्षा और स्वास्थ्य, इस पर भारतीय समाज जब सरकार पर निर्भर रहने लगेगा तो समझ लेना हम परतंत्र हो गए। ये जब समाज के हाथ में रहेगा, राजा हो या सरकार हो, राज्य व्यवस्था हो, वो केवल मदद करेगी, तब समझ लेना कि हम स्वतंत्र हैं। हमारी व्यवस्था समाज की व्यवस्था थी, राज्य की व्यवस्था नहीं थी। विनोबा भावे जैसे कहते हैं भारत में असरकारी क्या है? तो जो असरकारी है वो असरकारी है, जो असरकारी है, गैर सरकारी है, वो असरकारी है।
सरकार ने जबरदस्ती ले लिया एयर इंडिया को, पूरे घाटे में डाल दिया, अब फिर से टाटा को बेच दिया। टाटा ने शुरू किया था, लेकिन हमको ये आदत पड़ गई। अब सरकार को नहीं, हमको आदत पड़ गई है। कौन करेगी? सरकार, माँ बाप है वो करेगी। हम क्या करेंगे? सरकार देगी, उसको एंजॉय करें। हमको कुछ नहीं करना है, सरकार करेगी। इस मानसिकता से निकलना मतलब स्वतंत्रता की ओर बढ़ना है। इस मानसिकता को तैयार करने के लिए स्वतंत्रता के 75 वर्ष की जब हम ये मना रहे हैं, तो अगले 25 वर्ष का एक रोड मैप अपने अपने स्तर पर, अपने शहर, अपने गांव के, अपने समाज के स्तर पर इस स्वतंत्रता के लिए तैयार हो। हम केवल अपने प्रतिनिधियों को चुनकर सो नहीं जाएंगे, हम अपने सब मिलकर सहमति के रास्ते से अपने जो भी अपना परिसर है उसके विकास का मार्ग स्वयं तय करेंगे और सहमति के रास्ते से विकास के भारत के पैमाने पर जल, जंगल, मंदिर, शिक्षा और स्वास्थ्य सब तक पहुंचे, इसके लिए मिलकर प्रयास करेंगे। ऐसा तंत्र खड़ा करना मतलब सही मायने में स्वतंत्र होना है। उस तंत्र स्व के आधार पर खड़ा रहे, इसके लिए हम सबको प्रेरणा मिले। इसलिए मुझे लगता है कि डॉक्टर हेडगेवर स्मृति व्याख्यानमाला के आयोजकों ने मुझे यह विषय दिया होगा। हम सबको ऐसा करने की आने वाले 25 वर्ष में ये प्रेरणा मिले, ऐसी प्रार्थना भारत माता के चरणों में करता हूँ और अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। मुख्य वक्ता प्रफुल्ल जी केतकर ने जो हमें बताया, वास्तव में हमें लगा है कि हम गलत इतिहास पढ़ रहे थे। हम स्व को छोड़कर पर की ओर जा रहे थे। हम स्व को छोड़कर पर की ओर जा रहे थे, स्वदेशी को छोड़कर विदेशी। सही है, उर्दू अंग्रेजी सब कहे, उर्दू अंग्रेजी सब कहे, हिंदी कहे न कोई, जब तक हिंदी न कहे राष्ट्रभाषा कहाँ से होए। आज के इस व्याख्यान में हमने सुना, हमें सही इतिहास नहीं पढ़ाया गया। कृपया थोड़ा बहुत जानने के लिए पंडाल से बाहर बुक स्टॉल लगा है, पुस्तकें जरूर खरीदें और अपने देश को जानने का प्रयास करें, ऐसा सभी से निवेदन है। श्रीमान जी, आपकी ओजस वाणी से हम कृतार्थ हुए। अब मैं समिति के श्री विजय जी यादव और भगवान जी सेप्टा से आग्रह करता हूं कि वो आए और अपना स्मृति चिन्ह मुख्य वक्ता जी को भेंट करें। विजय जी यादव और भगवान जी सेप्टा। जो